नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। मेरे प्यारे साथियों, आज एस ब्लॉक एलिमेंट हमने इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर कवर किया हुआ था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगा मैं। तो बड़ी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे एमसीक्यूज रहेंगे, साथ ही साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। और इन 150 से 200 क्वेश्चनों में आप लोगों का दो पार्ट में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। एक आप लोग का एल्कली मेटल्स क्षार धातु के ऊपर रहेगा और दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल रहेगा, क्षारीय मृदा धातु। प्यारे साथियों, क्लासेस आप लोगों की ऑलरेडी रनिंग में है, बैचेस चल रही हैं। तो जो लोग भी पीजीटी केमिस्ट्री, वर्गीक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बैचेस चालू हो चुकी हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। और साथ ही साथ में डाउट सेशन हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, हर फैसिलिटी आपको हमारे बैचेस से जुड़कर मिल जाएगी। तो बैचेस से जिनको भी जुड़ना होगा, इन नंबर्स पे दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लासेस से जुड़ जाइए और पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि क्लास में थ्योरी लेक्चर्स के साथ आप देखते हो कि मैं क्लास में ये एमसीक्यूज कवर कराता हूँ और एक एक चैप्टर पे हम लोग सैकड़ों की संख्या में प्रश्न लगाते हैं। अलग अलग भारत के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हुए सारे क्वेश्चन जो उस चैप्टर से पॉसिबल है वो हमारे क्लास में होता है। इतनी प्रैक्टिस होती है कि भैया एग्जामिनर बाहर से सवाल ना पूछ पाए। चलिए दोस्तों, समय नहीं व्यर्थ करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। बाइलिंगुअल रखा गया है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है ना। चलिए सब लोग लाइव में जुड़ जाइए। पहला सवाल आप लोग के सामने आ चुका है, आप बताइएगा। बोल रहे सर, क्षारीय धातु में पोटेशियम की तुलना में सोडियम का इन एल्कली मेटल्स कंपेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज। पहला बात बोल रहा है सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ध्यान समझिए, हम इसमें रिवीजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो आप लोग का एमसीक्यू सीरीज में कभी भी लेता हूं तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आप रिवीजन करते हुए चलो। एक सवाल से हम लोग 8-8, 10-10 नए फैक्ट जाने, थ्योरी को रिवाइज करें, इस टाइप का हमारा सोच रहता है। तो प्यारे साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं कि बात हो रही है सर ऋण विद्युतता। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पहला क्या है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पे और टॉप से बॉटम आने पे चीज़ें बदलती हैं, एक ग्रुप और एक पीरियड के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, जो चीज़ बढ़ेगी टॉप से बॉटम में घटेगी, या लेफ्ट से राइट जाने पे घट रही होगी तो टॉप से बॉटम में वो चीज़ बढ़ रही होगी। सिंपल सा कोड है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो शुरू शुरू में आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के आगे पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और लास्ट में है पी ब्लॉक। सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ मिलते हैं सर, पी ब्लॉक में मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो टॉप से बॉटम में घट रही होगी। अगर मैं बात करूंगा पोटेशियम और सोडियम की, तो मेरे भाई सोडियम टॉप से बॉटम में घटती है ना, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कि पोटेशियम की। तो देखो टॉप से बॉटम में घट रही है, पोटेशियम नीचे रहता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से कम होगी। आपसे बोल रहा है विद्युत ऋणात्मकता कम है, क्षारीय धातु में पोटेशियम की तुलना में सोडियम का कम है बोल रहा है, जबकि सोडियम का क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, पक्का से गलत हो गया। दूसरा है आयनन विभव अधिक है, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो दूसरा पॉइंट अगर हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, होता क्या है, होता क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको पता है कि भैया किसी भी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट से राइट जाने पे ये भी बढ़ती है और ये घटती है। तो अगर मैं बात करूंगा सोडियम वर्सेस पोटेशियम की, तो टॉप से बॉटम जाने पे आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, मतलब सोडियम की ज़्यादा होगी, पोटेशियम की कम होगी, रुबिडियम की और कम होगी, सीजियम की और कम होगी। तीसरा जो पॉइंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं सर एटॉमिक रेडियस, आयोनिक त्रिज्या। तो मेरे भाई आयोनिक त्रिज्या जो रहती है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस आप बोल सकते हो, वो लेफ्ट से राइट जाने में घटेगी और टॉप से बॉटम जाने में बढ़ेगी, टॉप से बॉटम जाने में बढ़ेगी। तो भैया आप बताइए, सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं तुलना करूं तो पोटेशियम तो ज़्यादा बॉटम में है ना, तो उसका साइज तो और बड़ा होगा, उससे बड़ा रुबिडियम होगा, उससे बड़ा सीजियम होगा। चौथा पॉइंट बोल रहा है सर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर लैटिस पे या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी। किस एनर्जी पे, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर साइज के।
लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। आपको पता है सर सोडियम और पोटेशियम में किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम का साइज बड़ा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि सर सोडियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। भाई जिसका साइज बड़ा उसकी लैटिस एनर्जी कम, और जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम आने वाला है। इज इट क्लियर? तो आपसे बोल रहा है सर पोटेशियम की तुलना में सोडियम का गलनांक कम है। सर कम है कि ज्यादा है? तो सर ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही बैठा? सर वो है ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक था मतलब पर इस एक सवाल में हमने 4 फैक्ट्स जान लिए। तो रिवीजन ऐसे ही करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। चैप्टर आप लोग का अच्छे से क्लियर हो रहा है? प्लीज़ यस और नो रिप्लाई कीजिए। और क्लासेस में अगर आप जुड़ के पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेगी। मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि एक बार अगर आप क्लास से जुड़ के पढ़ रहे हो ना, आपको ना तो किसी वीडियो कहीं से कोर्स की ज़रूरत होगी और ना ही कोई बुक्स की ज़रूरत होगी, कि ये क्लास में इतनी प्रैक्टिस आपको हम लोग कवर कराएंगे, थ्योरी भी, एमसीक्यूज भी, हर चीज़। ठीक है, चलिए। पोटेशियम को सुरक्षित रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन बिहार पीएससी में पूछा गया भाई, कहाँ रखा जाता है? सर मिट्टी के तेल में। सबने देखा होगा लेबोरेटरी में भी पोटेशियम और सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सवाल क्या है पता है? सवाल ये आया कि काय को डुबा के रखते हैं जी, डुबाने की जरूरत क्या है? सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में आप डुबा के रखते ही क्यों हो, ये सवाल है। तो भैया इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, ये उसका जवाब था। और ऑक्सीजन से ही तो ये लोग इतने रिएक्टिव होते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करके बर्न हो जाते हैं या ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं, अपनी चमक को खो देते हैं। इसलिए मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। आओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। BaSO4 और Na2CO3 के गलन पर प्राप्त होता है। भैया ये है मेरा बेरियम सल्फेट BaSO4 और भैया मेरे ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या नाम है? सोडा ऐश। इसको हम क्या बोलते हैं सर? सोडा ऐश का नाम देते हैं, है ना। और यहीं पर Na2CO3 इंटू 10H2O आ जाए तब उसे हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे? धावन सोडा। तो आप मेरे भाई जब इसका रिएक्शन कराओगे, बेरियम पे प्लस चार्ज आएगा, सल्फेट पे माइनस, यहां सोडियम पे प्लस, कार्बोनेट पे माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो हम साफ समझ जाएंगे सर Na2SO3 बने, Na2SO4 सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा और यहां से बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपसे यही पूछा गया है कि प्राप्त होने वाला उत्पाद कौन सा है। तो बेरियम के साथ कौन जुड़ रहा है जी? कार्बोनेट जुड़ रहा है। खेला खत्म, ऑप्शन मौजूद है। घबराना नहीं है, खुद पे भरोसा रख के आराम से बनाते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्षार धातुओं के संदर्भ में सत्य कथन है। व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्कली मेटल्स इज? सर क्षार धातुएं हैं, एल्कली मेटल्स हैं। पूरा एल्कली मेटल्स के ऊपर अभी क्वेश्चन करा रहा हूं। लगभग आपके 75-80 प्रश्न रहेंगे। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल पे फिर से कराऊंगा। इतना प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं क्योंकि एग्जामिनर बाहर से कुछ ना पूछ पाए, ये हमारा थीम रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुओं के संदर्भ में सत्य कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्कली मेटल इज? धनायन परमाणु से कम स्थायी होते हैं। मेरे भाई ये है मेरा सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, 11 इलेक्ट्रॉन है। और ये है मेरा सोडियम आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28, धनायन बना है ना। तो ये तो नोबल गैस हो गया ना, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ सर? सोडियम आयन। ये कह रहा है सर धनायन परमाणु से कम स्थायी होते हैं। हाँ भाई कम तो हो रहे हैं, कम तो हो रहे हैं, यस और नो? क्योंकि उनका जो केटायन बन रहा है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस का विन्यास को हासिल कर ले रहा है, विच इज हाईली स्टेबल। तो कोई भी क्षार धातु अपने रिस्पेक्टिव केटायन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा। कोई दिक्कत किसी को रटना नहीं है, रीजन पता होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है सर, बिल्कुल सही है बात, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। धनायन परमाणु से छोटा होता है। छोटा कैसे होगा? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 है, तो स्वाभाविक सी बात है वो बड़ा है। सर धनायन और परमाणु का प्राय एक ही आकार होता है, पॉसिबल नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन वाला छोटा होगा, 11 वाला बड़ा होगा, अगर सेम कंपैरिजन कर रहे हो तो। धनायन परमाणु से बड़ा होता है। धनायन सर, धनायन परमाणु से बड़ा होता है सर, धनायन परमाणु से छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही पहला ही सही था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। पर क्षार धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी नोज कि जो हमारा एल्कली मेटल्स हैं, चाहे वो लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है या रुबिडियम है या सीजियम है, फ्रांसियम है,
इन सभी के सभी में आप लोगों को पता है NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है सर? एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिमाण क्षार धातुओं के परस्पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है? ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है। मान के चलिए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 3 है। सोडियम का कितना है सर? 11 है। मतलब सर टॉप से बॉटम जाने की बात कर रहा है। कहां से कहां जाने की बात कर रहा है? टॉप से बॉटम जाने की बात कर रहा है। फिर रुबिडियम आ जाएगा, फिर सीजियम आ जाएगा, जो भी है सर। ये मेरे ख्याल से 37 होगा, ये 55 होगा, है ना, जैसा भी है। तो आप टॉप से बॉटम जा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पर इस ग्रुप में बोला है ना क्षार धातुओं के अंदर बोला है, क्षार धातुओं के परमाणु क्रमांक। तो ये है मेरे क्षार धातु एल्कली मेटल्स, इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि आप टॉप से बॉटम जा रहे हो। बोल रहा है कि कौन सा बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। सर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा? तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, मैं यहां पर पूरा लिस्ट बना देता हूं, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है, टॉप से बॉटम में घटती है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं ग्रुप के अंदर, वर्ग के अंदर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, टॉप से बॉटम जाने पे घट रही है। आयोनिक रेडियस की बात करेंगे तो आयोनिक रेडियस जो होती है, भैया टॉप से बॉटम जाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो आयोनिक रेडियस तो भैया बढ़ रही होगी। हमसे यही पूछा गया था, बट आगे और देख देते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मेरे भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नियरली क्या है? मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप से बॉटम में घटती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहेगी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी, टॉप से बॉटम जाने पे घटेगी। रिलेट करते हुए पढ़ो भाई, आंसर लाना थीम नहीं होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट पे बताओ क्या असर होगा? तो भैया हम सब जानते हैं कि आप जितना नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो ये बात क्लियर है कि साइज बढ़ेगा तो आप लोग का लैटिस एनर्जी घटेगा। अभी पहले क्वेश्चन मैंने बात की जी, लैटिस एनर्जी घटेगा, और जब लैटिस एनर्जी घटेगा इसका मतलब आयोनाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि इसको ऐसे डायरेक्ट रिलेट मत करो, टॉप से बॉटम में घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि सर साइज बढ़ता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आयनिक त्रिज्या। पूछे कि कौन सा बढ़ता है? तो साइज बढ़ता है, रेडियस तो बढ़ता ही है। नॉर्मल रेडियस भी बढ़ेगा, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा, बट एक्वस रेडियस की अगर मैं बात करूंगा, सुनो सर मैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं। ये एमसीक्यू सीरीज हमेशा याद रखना, एक पूरा रिवीजन कैप्सूल है। ठीक, मैं बात करूंगा सर आयनिक रेडियस की, और मैं बात करूंगा सर एक्वस रेडियस की। अगर मैं बात करूं आयनिक रेडियस में, लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, एक ही ग्रुप के हैं, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। तो मेरे भाई आयनिक रेडियस का जो सीक्वेंस आएगा वो कैसा आएगा? तो सर सीजियम सबसे नीचे है, सबसे बड़ा होगा। तो इस सवाल का जवाब तो मिल गया आपको। कौन सा बढ़ता है? तो सर आयनिक रेडियस टॉप से बॉटम जा रहे हैं ना ग्रुप में, साफ बोला है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब टॉप से बॉटम जा रहे हो, तो सीजियम सबसे बड़ा है। आंसर मिल गया। एक्वस रेडियस जो होता है ना अलग चीज है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाना है ना। अगर मैं रेडियस में ही एक नया नाम दे दिया एक्वस रेडियस, जलीय या जलयोजन त्रिज्या, अगर एक्वस रेडियस की बात करूंगा उसी ग्रुप में, तो याद रखना कि वो Li प्लस का सबसे ज्यादा होगा। सबके नीचे एक्वस एक्वस शब्द लगा दो। वैसे तो मैं कॉमन में लिख दिया हूं, ठीक है, पर चलो लिख भी देता हूं। ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि आजकल इस पे सवाल अटैक कर रहा है। ठीक है, चलिए रीजन आपको क्लियर है, पता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम लिथियम की अपेक्षा जल में तीव्रता से क्रिया करता है क्योंकि वह सोडियम रिएक्ट मोर वर्गुलसली विथ वाटर देन लिथियम बिकॉज। भैया सोडियम लिथियम के तुलना में, लिथियम में असामान्य व्यवहार हो जाते हैं, है ना। तो पूछा जा रहा है कि सोडियम लिथियम के कंपेयर में बहुत तेजी से रिएक्शन क्यों करता है? बिकॉज सोडियम हाईली एक्सेसिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या होता है सर? भाई धातु तो दोनों है, प्रबल ऋण विद्युतीय भैया ऊपर से नीचे आ रहा है ना, लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है, तो भैया ये तो सवाल ही गलत हो गया। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिविटी देखोगे तो लिथियम का ज्यादा है सोडियम का कम है, ये हो नहीं सकता।
इसका परमाणु अणुभार कम है सर, कहाँ कम है, ये है 7 ग्राम का और ये है 23 ग्राम का, तो ये भी हो नहीं सकता। या एक धातु है, ये आंसर भी आप लोगे नहीं। कई बार अगर आपको आंसर ना पता हो तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर दो, गलत आंसर को हटाते जाओ, सही आंसर के पास पहुंच ही जाओगे। समझ में आ गया? यस और नो प्लीज रिप्लाई वंस। मजा आ रहा है कि नहीं बता दीजिए, क्योंकि प्रॉपर रिवीजन होते निकलेंगे और पूरी तरह से हमने परफेक्टली बाइलिंगुअल रखा है चीज़ों को, ताकि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो जो भी अलग अलग राज्य के भी जो अभ्यर्थी हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि अगर आप जीवन में समय दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन लो। और इसीलिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे अल्टीमेट कंटेंट जो जुड़ेगा वो ये बात बोल सकता है, इधर कंटेंट में तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है हमारी ओर से। और शायद इसीलिए आप लोग जब रिजल्ट बनाते हैं तब रिकॉर्ड बना देते हैं, है ना। अभी अलग अलग परीक्षाओं में आपने वो प्रमाणित भी करके दिखाया है, टॉपर रैंक 1 2 पूरा उठा के लेकर आते हैं। तो भैया ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि यार समर्पित होकर काम करना है। और थोड़ा सा अब कमर कस के आए हैं। रेगुलर एमसीक्यू सीरीज आप लोग की जाती रहेगी, आप लोग जुड़े रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी जरूर बताइए कि क्लासेस से जुड़ जाएं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, मैं इतना कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो पीजीटी की फीस होगी उसमें सबसे कम, किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, आपको इस लेवल का कंटेंट मिल जाएगा, प्रॉपर रिवीजन रहेगा, सिलेक्शन बस क्लास से जुड़कर कवर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का अयस्क कौन है? सर बॉक्साइड की बात करता हूं, सबके फॉर्मूले याद रख लो। बॉक्साइड होता है Al2O3 इंटू 2H2O, है ना सर। अब आप मुझे बताओगे सर केवल Al2O3 रहेगा और 2H2O नहीं लिखा हूं, तब वो क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताना। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट क्या होता है सर? डबल सॉल्ट है, तो KCl MgCl2 द्विक्लवण बोलते हैं, डबल सॉल्ट है ये, इंटू 6H2O, दिस इज 6H2O। डोलोमाइट, नाम में ही है सर दो लोग, भाई दो लोग, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और MgCO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया डोलोमाइट। क्रायोलाइट Na3AlF6, आपसे किसका पूछा गया? पोटेशियम का। आंसर क्या हो गया? कार्नेलाइट। यही चीज सोडियम का बोल देता मेरे भाई, तो सोडियम का बोल देता तो आप क्रायोलाइट आंसर ले लिए रहते। एल्यूमिनियम का बोल देता तो एल्यूमिनियम में तो मेरे भाई आप बॉक्साइड भी ले रहे होते, क्रायोलाइट भी ले रहे होते, क्योंकि दोनों में एल्यूमिनियम अवेलेबल है। तो अच्छा बात यह है कि हमको चारों का फॉर्मूला भी पता चल गया। अगला सवाल है, सॉल्वे विधि द्वारा Na2CO3 का उत्पादन किया गया, परंतु K2CO3 का उत्पादन संभव नहीं है। थ्योरी जब पढ़ा रहा था तब मैंने इस पर चर्चा की थी, क्यों नहीं है आप लोग कमेंट करो, आप लोग बताओ ऐसा क्यों नहीं होता है। ऑप्शन है K2CO3 अधिक विलय है, K2CO3 इज मोर सोल्यूबल, क्या ये सही होगा? ये K2CO3 लेस सोल्यूबल है, ये होगा? या NaHCO3 की अपेक्षा KHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की अपेक्षा पोटेशियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा सोल्यूबल है? या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो भैया क्लास में पढ़ाते समय ये सेम कॉन्सेप्ट को मैंने रिपीट किया था। चलिए कौन सा होगा? तो देखो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में करते क्या है सर हम लोग? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में सबसे पहले सर हमने अमोनिया लेना है, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है, फिर वाटर का रिएक्शन कराना है। इससे हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप की चीजें बनती हैं, है ना। अब सॉरी कार्बोनेट ले लिया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग एट द एंड बनाते क्या है सर? इसी का दो बार रिएक्शन करते हैं। फिर से आप लोग क्या करते हो, फिर से उस पर सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फिर से अटैक करते हो, तो ये हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं सर अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, तब इसके 2 मोल ले लो, तब ये मेरा बन जाता है Na2CO3 प्लस ऑफ H2O प्लस ऑफ CO2। CO2 गैस इसमें मुक्त होती है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में बीच में बनने वाला प्रोडक्ट कौन है? तो बीच में बनने वाला प्रोडक्ट है NaHCO3। NaHCO3 कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब KHCO3 की तुलना में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की तुलना में। दैट्स वाई भाई हीट कर रहे हो 150 डिग्री सेल्सियस पे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है, तो ज्यादा सॉल्युबल होता है तो हीट करते हो पूरा ही चूड़ जाता है, पूरा ही
उड़ जाता है। और वहीं पर सोडियम बाइकार्बोनेट उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू KHCO3, तो वो थोड़ा बचे रहता है। बचे रहेगा तभी तो Na2CO3 में कन्वर्ट होगा ना जी। आया बात समझ में? अरे भाई वाटर में पूरी तरह से घुल गया, अगर पूरी तरह से घुल गया वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेट हो जाएगा या वेपराइज हो जाएगा, तो अंदर का तो पूरा KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी तो लेके उड़ जाएगा। तो आपका पोटेशियम कार्बोनेट कभी बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। NaHCO3 से Na2CO3 बन जाएगा, बट KHCO3 से K2CO3 नहीं बन पाएगा। कारण क्या है? इसकी तुलना में ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। रीजन क्लियर है? ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं इसको NaCl, सॉरी बाद में इसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनता है ना, इसमें NaCl ब्राइन को अटैच करते हैं, तब ये सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनता है। सर क्षारीय धातु में सहसंयोजी प्रवृत्ति के घटने का क्रम बताइएगा। तो सर सबको पता है, घटने का क्रम बताना है कोवेलेंट की नेचर में, तो हम लोग को पता है जो आयोनिक कैरेक्टर है, आयोनिक नेचर कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाए। अब मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, मान लीजिए सबने आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, या मेटल सेम है, हेलोजन्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो सर मेटल सेम है, हेलोजन अलग है। मान लो ये है हमारा आयनिक कैरेक्टर का पूछ रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछ रहा है। सर क्षारीय धातु में सहसंयोजी प्रवृत्ति का घटने वाला क्रम है, तो मेरे भाई आप खुद से समझिएगा। मान लीजिए मेटल की वैलेंसी मैंने +1 ले ली। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो वो मान लो वो सर वो 4 पे खड़ा है, गैप कितने का आया? +1 और -4 गैप आ गया सर। ऐसे ही क्लोरीन 3 पे खड़ा है, उसकी नेगेटिविटी 3 है, ब्रोमीन की नेगेटिविटी 2 है और आयोडीन की 1 है। तो ये देखो, ये फ्लोरीन जो है, मान लो मैंने इसको -4 मार्क्स दे दिया, क्लोरीन को मैंने क्या दिया होगा? -3, नेगेटिविटी घटते जा रही है ना। ब्रोमीन को -1 और आयोडीन को मैंने दे दिया, सॉरी -2, और आयोडीन के क्या दे दिया? -1। ठीक है भाई, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो सबको पता है, इसलिए उसकी नेगेटिविटी को नंबर के तौर पे बस मैं लिख रहा हूं। ये कुछ वो नहीं है, हम बस सिस्टम बना रहे हैं। और ये मेटल है, मेटल तो हमेशा +1 ही रहेगा। अब मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 5 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? +1 और ये 4, 4 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 3 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? सर 2 का। आप सबको पता है कि जो आयनिक नेचर होता है, वो आयनिक नेचर जो होता है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप के। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप किसके पास है सर? मेटल के साथ फ्लोरीन का। मतलब अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर पूछता, सर मैं क्या पूछता? आयोनिक कैरेक्टर, तो MF सबसे ज्यादा आयनिक होता, फिर MCl होता, फिर MBr होता, फिर MI होता। मुंबई इंडियंस है ना। तो मेरे भाई आपसे आयनिक कैरेक्टर पूछा ही नहीं गया, आपसे कौन सा कैरेक्टर पूछा गया है? आपसे सहसंयोजी गुणधर्म पूछा गया है, कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑर्डर को पलट दो, तो MI इस बार सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम होगा MBr, उससे कम होगा MCl और सबसे कम होगा MF। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि आयनिक नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है ना मेटल्स दोनों एलिमेंट के बीच में, उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने इसलिए इसको पहाड़ा पढ़ दिया, 1 2 3 4 करके नंबर दे दिया। 8 सबसे ज्यादा है, नेगेटिव ये उससे कम, ये उससे कम, उससे कम। और गैप बनाते गया मैंने क्या किया सर? इन दोनों के बीच में गैप बनाते गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गैप बना, यही आयनिक कैरेक्टर का रेशियो बन गया। तो आयनिक नेचर पूछता तो ये सीक्वेंस आता, पर आपसे सहसंयोजी प्रवृत्ति पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। रिलेट कर पा रहे हो? सबसे अच्छी बात है कि ये जो हम क्लास ले रहे हैं, जो प्रश्न हम कर रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न दुनिया भर के, ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे हुए प्रश्न है, और फैक्चुअल हमारा रिवीजन हो रहा है। इनऑर्गेनिक में यही चीज है कि भैया आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, असल रिवीजन आप लोग का MCQ से होगा। ठीक है, तो थ्योरी का नोट्स बनाए जरूर रहे ना। ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये किस चीज का क्या लिखा है? ASC है ना, टी-शर्ट ऑर्डर कर रहा था तो मंगा लिया। ASC पूरा नाम, मतलब मेरे जीवन में ASC का बड़ा रोल है ना। और बाकी इधर देखो, बढ़िया, इधर इंडिया का वो भी है ना, अच्छा लगता है। अपना जीवन का परिवर्तन ही ASC से हुआ। ये एक्चुअली मेरे सर बोल लो, गुरु बोल लो, भगवान बोल लो,
उनका नाम पे है अमरेश शर्मा क्लासेस। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ऊंचा नाम है। 1,000 से ज़्यादा इन्होंने केवल IITians दिए थे, 6,000 से ज़्यादा NITians, और लगभग 2,500 से 3,000 एम्स और मेडिकल डॉक्टर। 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 देने वाले टीचर थे। बट वही बात है, कोरोना में बहुत से लोग टूटे। तो मतलब लेगेसी होती है ना जो एक टीचर की, हमने देखा है ना भाई। हमारे बैच से निशांत के कौशिक ऑल इंडिया रैंक 3rd निकला था। ठीक है, लाव्य गर्ग, बाद में ये बंदा IIT खड़गपुर में बना, कैट रैंक 1 मारा। उसका भाई भी IITian ही रहा, सर के खुद के बेटे भी IIT से हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, कारण ये है कि मेरा पूरा जीवन उन्होंने बदला है। सुपर 30 का एग्ज़ाम दिए थे तो बिहार में ना जाके सर ने अपने पास रखा, हॉस्टल में पढ़ाया। अपन तो भाई, मैं तो बताता हूँ कि हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं कभी कॉपी भी खरीद पाए। शेयर तो किया ही हूँ मैं, पर इन्होंने अपने पास रखा और निस्वार्थ भाव से अपना ज़िंदगी पूरा चेंज हुआ। और इसीलिए मैं भी फीस उस बहुत कम रखता हूँ। और जो बच्चे होंगे वो जानते भी होंगे, अगर किसी स्टूडेंट ने कभी हमसे मदद मांगी होगी तो ये वो दरवाज़ा है जो कभी नहीं बंद हुआ होगा। ठीक है, इनफैक्ट मेरे तक तो आपको पहुंचना भी नहीं पड़ता है, स्टाफ ही आपकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। कारण यही है कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, आपके स्नेह दुलार से अपने जीवन में आदमी कुछ ज्ञान हासिल कर गया, और इसीलिए आज खुद को मौका मिलता है तो आपके लिए कर पाते हो। और मैं इसी सोच से करता हूँ ना कि आप भी सिलेक्शन लोगे, और सिलेक्शन लेके क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ना, आप 30 साल नौकरी करोगे, रूरल एरिया में जाके, ग्रामीण सुदूर जहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है वहाँ आप जाके पढ़ा रहे होगे। तो इस क्लास का थीम ही है कि आपके पास इतना ज्ञान रहे कि आप उन बच्चों को तैयार करना, उनका जीवन बदल देना। ठीक है, यही गुरु दक्षिणा है हमारी। खूब बढ़िया मेहनत करो भाई, राजपत्रित अधिकारी बनो और जिंदगी में खूब खुश रहो। चलिए, तो मैं अपने सर के नाम पे ये टी-शर्ट मंगाया था, मुझे दिखा तो बहुत, मैं तुरंत इसको ऑर्डर किया था, अच्छा लगा। अमरेश शर्मा क्लासेस हमारी क्लासेस का नाम था। ठीक, चलिए। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तब, when potassium dichromate crystal are heated with concentrated HCl, है ना, तब क्या होता है? तब क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल आर हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HCl, O2 गैस निकलती है, क्रोमिल क्लोराइड की गैस निकलती है, या Cl2 निकलती है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया सर मैंने, K2Cr2O7, हाँ जी ले लिए। रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? HCl के साथ कर रहा हूँ। मेरे भाई, हाइड्रोजन की हैसियत है पोटेशियम को हटा देने की, है ना? हाइड्रोजन हटा पाएगा? और हाइड्रोजन क्रोमियम से थोड़ा भी जुड़ पाएगा? साइज तो था क्रोमियम इतना बड़ा, कैसे जुड़ पाएगा? ना, नो रिएक्शन, बात खत्म। आप हर बार रिएक्शन कर ही लोगे, जरूरी थोड़ा भी है, नो रिएक्शन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एल्किली ग्रुप का मेटल है, 4 धातुओं का ही सदस्य है, बट हाइड्रोजन की हैसियत नहीं है ना कि पोटेशियम को हटा ले, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लिथियम के असंगत गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। सर नहीं करता, इसको अंडरलाइन कर लिया करो, हमेशा एग्जाम में गलती हो जाती है इसके कारण। क्या है सर सवाल में कि सर, एक मिनट, अरे यार, हाँ, हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, पर हाइड्रोजन को ये तो सब्स्टिट्यूट करा सकता है ना पोटेशियम। ठीक, होल्ड अ मिनट, मैं उस एंगल से तो देखा, इस एंगल से नहीं देखा। सर इसके क्लोरीन को आज़ाद करके भगा देगा तो Cl2 गैस निकलेगी। क्या हो जाएगा सर? इसमें आंसर करेक्शन कीजिएगा, Cl2 रिमूव होगी। ठीक है, ओके, पोटेशियम तो Cl को हटाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिथियम के असंगत गुणों का प्रदर्शित नहीं करता? कौन सा लिथियम के असंगत गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बताइए क्या जवाब आना चाहिए सर? सर लिथियम के गलनांक और क्वथनांक तुलनात्मक रूप से अधिक है। भाई जितना नीचे जाता हूं ना, मेटालिक नेचर बढ़ता है, तो सेम हेलोजन से अगर रिएक्शन कर रहे हो तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ा है तो
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि अगर आयंस के केस में देखोगे तो साइज से लेटिस एनर्जी लेंगे तब लिथियम का ज़्यादा हो जाएगा, बट कौन सा प्रदर्शित नहीं करता। हाँ तो ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग ही देखना है, आयंस के साथ उसका कंपाउंड के साथ मत देखो। तो जितना नीचे जाओगे साइज बड़ा, लेटिस एनर्जी घटी, इसलिए तो लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सही है, ये तो आंसर सही है। लिथियम समूह एक की अन्य धातुओं से अधिक मृदु है, बोल रहे लिथियम समूह वर्ग एक की, समूह एक की अन्य धातुओं से अधिक मृदु है, सॉफ्टर है। भाई ये तो गलत बात है, और हमको यही चीज पूछना था कौन सा असामान्य व्यवहार है। समूह एक की धातुओं के विपरीत लिथियम नाइट्राइड बनाता है, सर लिथियम नहीं बना पाता है, और ये बोल बना रहा है। लिथियम का आयन तथा उनके अन्य यौगिक समूह के अन्य तत्वों से अधिक जलयोजित होते हैं। ठीक है, आंसर मिल चुका है सर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई क्रियाशीलता का सही क्रम है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है मेरे भाई। आपको पता है हाइड्रोजन के नीचे के मेटल्स को हम लोग अक्रिय धातु के नाम से जानते हैं, इनर्ट मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? अक्रिय धातु। और इन अक्रिय धातुओं को याद करने का हमने आपसे ट्रिक बताया था। कॉल आ रहा था। चलिए, इन अक्रिय धातुओं को याद करने का हमने ट्रिक बताया था। आलू चाप, आलू चाप खाते हो ना? बस यहाँ यू लगा दो, यहाँ यू लगा दो, यहाँ जी लगा दो, यहाँ जी लगा दो, और लास्ट में टी लगा दो, ये बन गया आलू चाप। अक्रिय धातु इनर्ट मेटल। तो एक बात तो साफ क्लियर है कि सर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? कॉपर होगा। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए दोनों, अब या तो ये या तो ये। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो सर मैग्नीशियम। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे भैया? जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, अगर एक ही पीरियड वालों की बात कर रही है, एक ही आवर्त की बात हो रही है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि ये +1 वैलेंसी इनको करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तट से निकालेंगे और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना लेंगे। एल्कली अर्थ मेटल जो क्षारीय मृदा धातु है, उनको 2 निकालने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में। तो जवाब क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। बात समझ में आया? ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, चलिए, बहुत सुंदर जवाब, सब लोग का आंसर भी सही आया है। मैं थोड़ा डायरेक्ट आंसर बताते हुए भी चल रहा हूँ, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रश्न करने हैं दोस्तों, है ना। फिर वो कमेंट और ये सब के चक्कर में ना क्लासेस का बहुत सारा समय चले जाता है। मैं ये ऑब्जर्व किया कि भाई 2024 के बैच में एक लेक्चर में 8 लेक्चर में बन जाती थी। अब वो लाइव और कमेंट के चक्कर में और थोड़ा सा परेशान था, तो अब मैं देखा कि भाई डबल लेक्चर्स बनने लग गई एक ही एक चैप्टर में। तो बाद में मेरे को बड़ा समझ में आया कि अंतर क्या है। अंतर है स्टूडेंट जब पूछते हैं तो उससे, हालांकि जो फेयर डाउट आता है उस पर तो हम हमेशा रिप्लाई करते हैं, बट आता नहीं है ना ठीक है, उनका अलग ही डाउट रहेगा। नगर निगम सही से काम नहीं कर रही सर, मोहल्ले का गड्ढा नहीं भर रहा है बारिश हो गया क्या करें। तो फिर उस चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट होता है, और आप ही का डाटा ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं, ऐसा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, समय कम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, इस थीम पे हम लोग चलेंगे, है ना। चले मेरे भाई, क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कीजिए। 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। निर्जलीय Na2CO3 को गर्म करने पर हीटिंग एनहाइड्रस Na2CO3 इवॉल्व्स क्या होता है? सर Na2CO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? सर Na2CO3 सोडा ऐश है, और ये सोडा ऐश जो रहता है थर्मली स्टेबल है। ये क्या है सर? थर्मली स्टेबल, मतलब हीट करने पे कुछ होगा ही नहीं, हीट करने पे पिघल जाएगा बट कोई गैस नहीं निकालेगा, थर्मली स्टेबल है, इसलिए तो नाम ही देख दिया ना, सोडा ऐश। आप सोच रहे हो सर Na2 अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, पहले ऑप्शन में देता है, मारो और कराओ नेगेटिव, इसलिए MCQ प्रैक्टिस जरूरी है। अगर यहीं पे जिंक कार्बोनेट देता ZnCO3 और फिर हीट करते तो भैया पक्का ZnO और CO2 बन जाता, तब निकल रही होती, बट ये नहीं निकलेगी बिकॉज इट्स अ सोडा ऐश और ये थर्मली स्टेबल होता है, ये कोई गैस वैस बाहर ना निकाले। ठीक है बने, बने मतलब अच्छा है। ठीक है, चलिए चिली सॉल्ट पेपर क्या है सर? नीट में पूछ चुका है, चिली सॉल्ट पेपर क्या है?
NaNO3, Na2CO SO4 या KNO3। तो देखो दो टाइप के हमारे सॉल्ट पेपर होते हैं, ठीक है। एक आपका चिली सॉल्ट पेपर होता है और एक शायद कुछ और नाम से आता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं। NCERT की सीधी लाइन है ये NCERT की किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ लाइन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब NCERT बेस्ड भी हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में KCl तथा KF का मिश्रण मिलाते हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, ठीक है मेरे भाई, और इसमें आपने पोटेशियम क्लोराइड मिला लिया तो इसी को आप लोग डाउन सेल के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। और डाउन सेल क्या करता है सर, NaCl का गलनांक को घटाने का काम करता है। NaCl का गलनांक घटाने के लिए, उसकी मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम का धातु निष्कर्षण करते हैं, तो उस समय भी आप लोगों को पता है कि सर एल्यूमिनियम ना सर लगभग मान के चलो सर 2100 डिग्री 2200 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है उसका मेटालिक ऑक्साइड। तो हम उसमें क्या करते हैं सर, फेल्सपार क्रायोलाइट मिला देते हैं। अब ये फेल्सपार CF2 हो गया, ये क्रायोलाइट हो गया, इनको मिलाने से होता क्या है ना कि वो जो 2100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमको हीट ले जानी है तो हमको गर्मी देनी है, मतलब ईंधन खर्च कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है, इकोनॉमिकली प्रोसेस तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्रायोलाइट फेल्सपार इनको मिला देते हैं, उससे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो 900 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ जाता है, विच इज़ इकोनॉमिकली गुड। तो हमारा पैसा बचता है ना। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितना फ्यूल जल जाएगा, हमारे लिए तो लॉस है। एक तो एल्यूमिनियम महंगा भी नहीं है। तो यही किया जाता है। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भयंकर हाई है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव आयोनिक कंपाउंड है ना, स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड है, हीट करने में बहुत हीट डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। बात समझ में आया? तो ये क्या करते हैं सर, KCl KF मिला दो, मेल्टिंग पॉइंट घटा देगा, कमर्शियली अच्छा हो गया आपके लिए, ज़्यादा हीट और ज़्यादा फ्यूल जलाना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक प्रचलित अभिकर्मक जिसमें कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो अभिकर्मक किस नाम से जाना जाता है? चलो भाई कोई मुझे ये आंसर देने वाला है क्या? जिसमें कॉपर सल्फेट रहे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रहे, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B, दो रहते हैं हमारे, तो आंसर क्या हो गया? फेलिंग सॉल्यूशन। और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। अभी बिहार शिक्षक भर्ती में इस पे सवाल आया, ठीक है। चलो अगला को SSC भी कई बार पूछ चुका है। सोडियम धातु को खाली स्थान में रखा जाता है भैया, कहाँ रखा जाता है जी? केरोसिन में। क्यों रखा जाता है जी? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द केरोसिन। केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए वो सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से किस सूत्र में सोडियम पायरोसल्फेट में प्रदर्शित किया जाता है? सर सोडियम पायरोसल्फेट Na4P2O7, पहला ही ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जालक ऊर्जा और अन्य धारणाओं के आधार पर निम्नलिखित क्षारीय धातु क्लोराइडों में से किसका अनुमानित गलनांक बिंदु उच्चतम है? पूछा गया है किसका अनुमानित गलनांक बिंदु उच्चतम है। तो मेरे भाई जब मैं Li से Li प्लस Na प्लस Ka प्लस Rb प्लस, भाई मेरे समझिएगा, अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करूं, ठीक, तो Li प्लस Na प्लस Ka प्लस और Rb प्लस, Cl को हटाते गए तो ये बचता है प्लस प्लस करके। आयनिक रेडियस किसका सबसे ज़्यादा आया? इसका आया। मतलब साइज किसका सबसे ज़्यादा आया? इसी आयनिक रेडियस को आप ना साइज नाम दे दो। हटाओ, मैं रेडियस का मतलब ये है ना साइज, आकार। साइज किसका ज़्यादा आया? इसका आया। हमको बात करनी है सर किसके ऊपर? जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है? तो सर ये होता है Q1 Q2 अपॉन में R²। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो ना भाई, चार्ज का मल्टीपल, जो भी चार्ज रहेगा उसका मल्टीप्लाई करना। तो सब जगह चार्ज में तो भैया ये 1 ही है ना, -1 ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 ही आना है, 2 आंसर है, मतलब 1 × 1 1 ही रहना है। ओके, और डिवाइडेड बाई R², मतलब साइज का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है साइज। मेरे भाई ठीक है यहाँ तक? हाँ सर ठीक है। भाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लैटिस एनर्जी जो है सर साइज की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
इसका अर्थ ये बात आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि मेरे भाई यहां पर अगर मुझे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता LiCl NaCl KCl और RbCl, तो मैं तो इतना समझ गया सर सबसे बड़ा साइज किसका था, Rb का था, उसकी आयनिक लैटिस एनर्जी सबसे कम आएगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम आएगी। ठीक, अब सबसे ज्यादा किसका आएगा, सबसे ज्यादा NaCl का आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज लिथियम के पास असामान्य व्यवहार है ना भाई, लिथियम थोड़ा सा एनॉर्मस बिहेवियर शो कर देता है और सोडियम का लिथियम से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी सोडियम में एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बना रहा है ना, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, और लिथियम के पास क्या होता है सर, कोवलेंट नेचर आ जाता है। क्या हो मेरे भाई, कोवलेंट नेचर आ गया। आयनिक कंपाउंड की तुलना में कोवलेंट कंपाउंड उतने ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच तो होंगे नहीं, उतने ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं होंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो जो इसका ऑर्डर आएगा ना सर, सबसे ज्यादा किसका है, NaCl का है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ठीक, चलो मजा आया, सीखने मिला। ओके, हाइपो का सही फॉर्मूला क्या है, सबको आना चाहिए भाई, हाइपो का सही फॉर्मूला क्या होता है। तो दिस विल बी Na2S2O3 इंटू 4H2O। ठीक है, सब केमिकल बॉन्डिंग में इस टाइप के हम लोग, सॉरी 5H2O होता है मेरे भाई, 4H2 गलती से कर दिया, 5H2O। इस टाइप के हाइपो सॉल्यूशन और ये सब हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। हाइपो सॉल्यूशन का यूज़ कहाँ करते हैं सर, फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं सर, फोटोग्राफी में। पहले फोटोग्राफी फिल्म बनती थी ना ब्लैक वाली, जैसे आप लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को ऐसा आँख पे फोटोग्राफी फिल्म ब्लैक वाला, हाइपो सॉल्यूशन AgBr का भी यूज़ करते थे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 22। अनुमापन द्वारा सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग जल की कठोरता निर्धारण में करते हैं। विच रिएजेंट इज जनरली यूज्ड इन टाइट्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस। क्या वो ऑक्जेलिक एसिड है, क्या वो EDTA है। तो अब भैया नाम सुनते ही सब लोग जान गए कि भैया इस सवाल का जवाब होना क्या है। ठीक है, EDTA का सीधा यूज ही है वाटर हार्डनेस को कम करने में, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। एथिलीन डाइएमिन टेट्राएसिटेट EDTA या ट्राई एसिटेट भी बोल सकते हो। ठीक है, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है EDTA, उसको हम लोग डाइसोडियम सॉल्ट बनाने में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। K2CS3 को कहा जा सकता है। K2CS3 कैन बी कॉल्ड एज क्या, पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोकार्बोनेट, या पोटेशियम थायोकार्बाइड, या पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। तो इसे आप किस नाम से जानोगे, तो सर पोटेशियम हो गया, सल्फर से थायो हो गया, कार्बन लगा है, साइनाइड तो होगा नहीं, दोनों गायब, या तो कार्बाइड या तो कार्बोनेट। तो सर ये कार्बोनेट है, जैसे CO3 होता है ना, अरे K2CO3 का नाम क्या हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट। अब ऑक्सीजन की जगह पे हमने केवल क्या लगा दिया, रिलेट कर लिया करो, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दिया, तो है तो ये कार्बोनेट जैसा ही ना, है तो ये कार्बोनेट ही। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के तो मेंबर हैं, और सल्फर आ गया तो थायोकार्बोनेट। बस सिंपल सा बात, नो बकवास। क्लियर है, हाँ सर स्प्राइट क्लियर है। आओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, भैया बता दो भाई। बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है। एसिडिटी जो होती है ना सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सबको पता है, विद्युत ऋणात्मकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन, एसिडिटी, अम्लीयता। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो भैया जब बात करूंगा बेसिसिटी की, क्षारकता की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो साफ समझ में आता है। क्या समझ में आएगा सर, ये पॉजिटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये बात साफ साफ हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर जब मैं टॉप से बॉटम उतारता हूं, अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और टॉप से बॉटम में क्या असर पड़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि सारे नेगेटिव तो P ब्लॉक में है जो सबसे राइट में है। तो लेफ्ट से राइट जाने में
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछ रहा हूं, नेगेटिविटी नहीं। अरे नेगेटिविटी बढ़ रही है तो पॉजिटिविटी तो घटेगी ना, तो टॉप से बॉटम में बढ़ेगी। मतलब अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तो सबसे ज्यादा कौन, तो सर सबसे नीचे कौन है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक भी होगा। सवाल ध्यान से पढ़ना, क्षारीय पूछा है कि अम्लीय पूछा है। अम्लीय पूछ देता LiOH मार देते, क्या मार देते, LiOH मार देते। ठीक है, तो रिलेट करना केमिस्ट्री में सब आपको आने के बावजूद भी कहीं भी गच्चे से घुमा देगा ना, फंस जाते हैं बच्चे, और आता हुआ सवाल गलतियां कर देते हैं, नेगेटिव हो जाता है, फिर जीवन भर का कलेश। आइए, जब धावन सोडा को गर्म करते हैं, व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, तो क्या होता है। धावन सोडा क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। इसको हम कर रहे हैं गर्म, समोसा लगा दो। तो जैसे ही आप लोग इसको गर्म करोगे, आप सब लोगों को पता है सर ये किस में कन्वर्ट होगा, सर 25 नंबर में क्या आंसर आ जाएगा। तो सर इससे जब आप गर्म करेंगे तो वाटर के क्रिस्टल में इसमें भाप बन के उड़ जाएगा, जल वाष्प उत्सर्जित होगी, बात खत्म। क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि आपको पता है Na2CO3 अभी तो देखे थे थर्मली स्टेबल है, उसको हीट करने से वो CO2 में टूट जाए, Na2O अलग हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। खाली वाटर मॉलिक्यूल हीट करोगे भाई, 150-100 के ऊपर ले गए तो वाटर छोड़ के हट जाएगा। यही तो फर्क था ना पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सभी कार्बोनेट जल में घुलनशील होते हैं, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो भैया जितने भी हमारे कार्बोनेट होंगे, ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा उनके कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर पे। आयनिक जो रहेंगे तो ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल होंगे, पर लिथियम के साथ थोड़ा होता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होने लग जाता है। सभी कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होंगे, नॉट कंपलसरी है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड वाटर सॉल्युबल होगा, बोल सकते हैं, पर जैसा भी है कोवेलेंट कैरेक्टर है लिथियम में, तो एकदम एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। वह लिथियम, पोटेशियम और अमोनियम के कार्बोनेट जल में घुलनशील होता है, पक्का होंगे, तो सर पक्का होंगे। Sr, Ca, Ba के कार्बोनेट जल में घुलनशील होते हैं, कैल्शियम की जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, कौन सा कथन सही है, तो भैया क्षार धातु के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, ऑप्शन ए आयनिक कंपाउंड हो गया ना। नाइटर क्या होता है सर, नाइटर किसका नाम है, जल्दी से बता दीजिए सर। पोटेशियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पेपर क्या था, सोडियम नाइट्रेट, और नाइटर बोला जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है वो। नेल्सन सेल निम्नलिखित बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, सर नेल्सन सेल को बनाने में किसका यूज किया जाता है, चलिए बता दीजिए। तो कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है, NaOH। नेल्सन सेल में हम लोग NaOH। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए एमसीक्यू सीरीज बहुत जरूरी होता है। थ्योरी कितना भी पढ़ लो, आप एमसीक्यू से लगाते तो कुछ ना कुछ और नया और बेहतर जानने सीखने मिलता है। पोटाशियम क्या है, वी ऑल नो दैट। पोटाशियम फिटकरी क्या, करीम अल्लाह के नाम पे 24 गिलास पानी पिलाओ, है ना। तो भैया K2SO4, Al2SO4 thrice into 24H2O, दिस इज पोटाशियम। तो ये कैसा सॉल्ट है, इट्स अ डबल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि K2SO4 अपने आप में एक सॉल्ट हो गया, L2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट वो अपने आप में एक सॉल्ट हो गया, तो दो सॉल्ट आते हैं तो इसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, द्विक लवण। क्या बोलेंगे, द्विक लवण। अच्छा, द्विक लवण में और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक कार्नलाइट, अभी आपने देखा भी था। कार्नलाइट का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, KCl MgCl2 6H2O। मोहर सॉल्ट आपने देखा था, मोहर सॉल्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो दिस इज फेरस सल्फेट एंड दैट इज अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2O। और एक तो आपने पोटाशियम को देख ही लिया, है ना। ये तीन को याद रखना, ये तीन ही हमेशा घूम घूम के आते हैं। अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण की विधि को क्या कहते हैं भैया। सोडियम कार्बोनेट औद्योगिक निर्माण की विधि,
सॉल्व अमोनिया प्रोसेस नहीं दिया है तो इसे हम लोग ली ब्लैंक टेस्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ली ब्लैंक टेस्ट के नाम से। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया? चलो, सर्वाधिक स्थायी यौगिक कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा, LIF। ठीक है, आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच का गैप, सर ये तो +1 है पर ये -4 है, गैप 5 का हो गया। +1 -3, ऑर्डर ऐसे ही बना दिया, गैप 4 का हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन सबसे छोटा है? सबसे छोटा धनायन कौन है? ए भाई, सबके पास, आपको ये बात पता है कि सबके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भैया 2828 की ही हो गई, ये 288 है। तो कैल्शियम तो ससुरा सबसे बड़ा है, Ca+2 तो सबसे बड़ा है। इसके बाद हम लोग को पता है, अगर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर सर आयनिक रेडियस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमको पता है सर सोडियम सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उस पर एक ही पॉजिटिव है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और फिर उसके पास कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। ये हो गया सीक्वेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि इन तीनों में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने थे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सबसे बड़ा होना था, आपसे यही पूछा गया था ना सर। सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे बड़ा नहीं पूछा गया है। समझाया मैं सही हूं, मार थोड़ा गलत दिया था, सबसे छोटा पूछा गया था, Al+3। इज इट क्लियर? अब ये सवाल कहाँ नहीं पूछा, ये सवाल IIT पूछ चुका है, ये सवाल नीट पूछ चुका है, ये सवाल दुनिया भर के एग्जाम में आ चुके हैं, आयनिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन। सर नेक्स्ट है, क्या दिया है मेरे भाई? पूछा गया है पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लिथियम है, पोटेशियम तो गायब कर दिया है, सोडियम गायब कर दिया है, पोटेशियम दिया है, और ये कैल्शियम दिया है। कैल्शियम यहां पे रहेगा, ये 19, ये 20, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। एक बात तो साफ समझ में आ रही, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 आता है, जो कि एक फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण कैल्शियम का पोटेशियम से ज़्यादा होगा, ये तो हम समझ गए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम का पोटेशियम से तो ज़्यादा होगा। तो कैल्शियम का पोटेशियम से ज़्यादा होगा, कैल्शियम का पोटेशियम से ज़्यादा होगा, मतलब ये ऑप्शन तो होना नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होना है, ये ऑप्शन चल जाएगा, ये ऑप्शन भी कंट्रोवर्सी है। तो हम एक्चुअल आंसर कौन सा लेंगे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, ठीक है? क्या पूछा है, घटता क्रम कि बढ़ता क्रम? है, घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम में हम ये बात समझ गए, लिथियम आएगा। लिथियम के बाद, क्योंकि लिथियम ऊपर है ना, ऊपर वाले जो होते हैं टॉप से बॉटम जाने पे क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो अगर मैं लिथियम और पोटेशियम की तुलना किया रहता तो हमको पता है लिथियम का ज़्यादा होगा, लिथियम का ज़्यादा होगा। अब बात ये आती है कि सर लिथियम और कैल्शियम की बात कर रहे हो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 है ना? इसके आगे बेरिलियम आता, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता। बहुत गैप है ना इनके साइज के बीच का। जब साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो लिथियम सबसे फर्स्ट, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। दिस इज द सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर सी। घटता हुआ क्रम पूछा गया था, ठीक है? रिलेट कर पाया, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, सत्यानाश हो, हमने इसे आयनिक विभव सोच लिया। भाई भाई भाई, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को आप लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो। ये गड़बड़ हो गया। आपसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पूछा है, आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है।
अरे यार यही होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक, अगर मुझसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो एक बात तो साफ क्लियर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो एल्कली मेटल्स होते हैं पूरे आवर्त सारणी में इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। आपने एक सीरीज का नाम सुना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ना एल्कली मेटल सबसे ऊपर आते हैं भाई। तो लिथियम तो भैया उसमें भी सबसे ऊपर होगा, उसके बाद पोटेशियम आएगा, और कैल्शियम बिकॉज क्षारीय मृद धातु का मेंबर है तो वो इसका कम होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। देखो कितना सीखने लायक क्वेश्चन, टीचर से भी गलती हुई। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना पढ़ के इसको आयनिक पोटेंशियल पढ़ दिया था। तो जो मैंने बताया है ये भी सही है, ये भी आपको एक एक्स्ट्रा सीखने मिला ना। और सवाल पढ़ने को समय ध्यान देना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है सबसे ज़्यादा क्षार धातुओं का होता है, उसमें भी जितना नीचे जाओगे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसी को आप रिडक्शन पोटेंशियल नाम देते हो। ठीक है, चलिए ये आंसर है। अगला सवाल, क्षारीय धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं सबको पता है एस ब्लॉक से, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन ही है क्षारीय धातु मतलब NS1। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। अगला, कौन सी क्षारीय धातु नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके सीधे नाइट्राइड बनाती है? क्या वो लिथियम है कि वो सोडियम है? कौन सी क्षारीय धातु नाइट्रोजन से क्रिया करके? तो भैया ये लिथियम है। लिथियम का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार के कारण। अच्छा पीछे वो क्वेश्चन आया था देख लेना, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, LiN3 बना लेता है, बाकी सोडियम नाइट्रेट NaN3 नहीं बना पाता, बट लिथियम बना लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल से अधिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर? सर किसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है? तो जितना नीचे जाओगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक मास बढ़ने से। तो रुबिडियम, क्या हो जाएगा? रुबिडियम, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जल के साथ क्षारीय धातु सोडियम की सक्रियता का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल सोडियम विद वाटर इज यूज्ड फॉर। ठीक है, सोडियम को किसके साथ यूज करते हैं? जल के साथ क्षारीय धातु सोडियम की सक्रियता का प्रयोग, रिएक्टिविटी का यूज बेंजीन को सुखाने में करते हैं, ड्राइंग बेंजीन। ठीक है, और जितने भी आपके फूड प्रिजर्वेटर होते हैं, जैसे आप लोग पैकेट वाले फूड खाते हो, बिस्किट, मिक्सचर, चॉकलेट, चिप्स खा रहे हो, चिप्स आलू से बना है, आलू तो घर में बनता है तो एक दिन नहीं टिकता है, खराब हो जाता है, स्मेल करने लगता है। आलू भुजिया आप अगले दिन 2 दिन बाद खाओ, देखो पूरा फंगस लग जाएगा, स्मेल करेगा। वही आलू चिप्स के रूप में 6-6 महीने कैसे टिक जाता है? आटा हम बनाते हैं, रोटी 1 दिन में खराब हो जाती है, स्मेल आ जाता है। वही आटे से बना हुआ बिस्किट 6-6 महीना 1-1 साल कैसे टिक जाता है? बिकॉज उसमें क्या जोड़ा जाता है? सोडियम मेटा बेंजोएट, दिस इज अ फूड प्रिजर्वेटर। तो भैया सोडियम मेटा बेंजोएट, इसका मतलब सोडियम को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? बेंजोएट में कौन छुपा है? बेंजीन। तो बेंजीन को सुखाने में, वहां से रिलेट करके आंसर ले लिया जाता, इसलिए हर डायमेंशन में सोचना है। तो चलो दोस्तों, अभी हम इसका फर्स्ट फेज में हमने अभी 40 के आसपास क्वेश्चन कर दिया है। बहुत अच्छा और बेहतर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करके रखना, मैं आपको PDF शेयर करवा देता हूं, आप इसको बनाइएगा असाइनमेंट के तौर पे, और फिर मैं इस पे फिर आप लोग का वो करूंगा, कहना चाहिए कि और से अलग से मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ताकि एक बढ़िया हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो एप्लीकेशन पे PDF अपलोडेड रहेगा, वहाँ से आप जाइएगा और इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करिएगा, अपना आंसर मार्क करके रखिएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे मैं आप लोग को सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग की लाइव क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। जिनको भी क्लासेस से जुड़ना होगा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर आपके सामने है, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप बैच से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप सबसे बेहतर जगह पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ लाइव क्लास, PDF नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, हर एक पॉसिबल चीज़ जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है एक साथ मिल जाता है। तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।
क्लास से जुड़ जाओ, मैं खुद कहूँगा बेहतर है, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप क्लास में जुड़ते हो। और ट्रस्ट कीजिए कि आपकी जो नौकरी लगेगी ना, उसकी पहले महीने की सैलरी आपके मतलब बैच के कई गुने, मतलब 30 गुना 40 गुना के बराबर रहेगी। तो इसलिए बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्लास से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। क्योंकि मेरा यही थीम है, आप पढ़ जाइए और आप जाके उन बच्चों को पढ़ाइए सिलेक्शन लेके, क्योंकि आप 30 साल तक कई कई बच्चों को आप कामयाब बना दोगे। इस भावना से हम आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं, अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिएगा। अपने बाकी के दोस्तों को भी बताइए जो फिजिक्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 सबकी क्लासेस चल रही हैं। तो बेहतर तरीके से सिलेक्शन इंश्योर करते हैं। जय हिंद।